हाय गाइस। तो मेरा नाम है यश और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद रीडिंग नंबर 24, दैट इज़ इक्विटी वैल्यूएशन एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। सो इसका हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने LOS-A कंप्लीट कर लिया था, LOS-A कंप्लीट कर लिया था, LOS-B कंप्लीट कर लिया था, LOS-C कंप्लीट कर लिया था और LOS-D कंप्लीट कर लिया था। तो ये 4 LOSs हमने कंप्लीट कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, और जो एग्जांपल्स पॉसिबल था इन पर दिखाना वो एग्जांपल्स भी हमने दिखा दिया है। सो देयर इज़ नथिंग रिमेनिंग इन these LOSs. So today we are going to do LOS-E. So as the chapter was planned, so as per the planning we are going to do LOS-E in this video, and in the next video we'll complete the chapter by doing LOS-F, G and H. So it's a fairly very easy chapter, very theoretical chapter and a very basic chapter, ठीक है, जिसमें आपको one and a half hours में ही प्रिपेयर करके सारे क्वेश्चंस करने से आपका काम हो जाएगा। सो एक बार फिर से रिकैप कर लेते कि अभी तक इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा। तो सबसे पहले LOS-A हम लोग का बोल रहा था डिफाइन वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिस प्राइसिंग। तो बेसिकली उसमें हम लोग ने पढ़ा कि वैल्यूएशन क्या होता है। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट का फंडामेंटल वैल्यू निकालना, चाहे वो कोई भी एसेट हो, तो उसको अपने वैल्यूएशन बोलते हैं। वो जो मेथोडोलॉजी होता है, वो जो प्रोसेस होता है जिससे अपने वैल्यू निकालते हैं, उसको अपने वैल्यूएशन बोलते हैं। ओके, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू पर आए तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जब डिराइव होगा व्हेन a person has a hypothetically full understanding, a complete 100% understanding about a security, about an asset or the investment characteristics of an asset. तो ऐसे हम लोग ने इंट्रिंसिक वैल्यू को भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में भी हम लोग ने पढ़े थे कि जो कैश फ्लोज है उसको पुल करके आज के दिन हमने अपने जब वैल्यू निकालते हैं तब वो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, क्योंकि हम किसी और से कंपेयर करके नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वी आर पुलिंग द कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लोज एंड देन वी आर फाइंडिंग आउट अ वैल्यू टुडे, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, नाउ एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिस प्राइसिंग। तो परसीव्ड मिस प्राइसिंग में अपने 2 सोर्सेज पढ़े थे। तो एक सोर्स था एक्चुअल मिस प्राइसिंग, तो जो एक्चुअल ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है माइनस जो प्राइस अपने करेंगे तो वो हमारा एक्चुअल मिस प्राइसिंग आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा था वैल्यूएशन एरर, तो वो जो एनालिस्ट जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता है माइनस जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको करने से अपना वैल्यूएशन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वो 2 सोर्सेज में हम लोग ने उसको बांट दिया था। तो ये अपना LOS-A था, बहुत ही सिंपल था, उस पर आप लोग ने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। LOS-B में बहुत ही सिंपल था, जब अपने 2 वैल्यू के बारे में पढ़े थे। एक था गोइंग कंसर्न वैल्यू, तो जो भी वैल्यूएशन मॉडल्स अपने लगाते हैं, जैसे भी अपने वैल्यूएशन करते हैं, वो सब चीज़ अपने गोइंग कंसर्न का अजम्पशन मानकर करते हैं। सो एवरीथिंग इज अ गोइंग कंसर्न वैल्यू ओनली। और फिर अपने लिक्विडेशन वैल्यू के बारे में पढ़े थे कि लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब होता है कि एक एक करके हम अगर सारे एसेट्स को बेच दे और सारे लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं, वो जो नेट में वैल्यू बचता है तो उसको अपने लिक्विडेशन वैल्यू बोलते हैं। ओके, नाउ फिर LOS-C में गए थे। तो LOS-C में अपने 3 टाइप का वैल्यू के बारे में पढ़े थे। One was intrinsic value, the second was fair market value and the third was investment value. तो उस पर अपने पढ़े थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू में तो कुछ पढ़ने का था नहीं, बस एक चीज़ था कि पब्लिक कंपनीज के लिए अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इट्स एक्चुअली फाउंड आउट बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, ठीक है। और वो जो मेच्योर स्टेबल कंपनीज होते हैं, जो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, पब्लिक कंपनीज होते हैं, उनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से रहता है, तो उस पर अपने इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपने आए थे फेयर मार्केट वैल्यू में। तो फेयर मार्केट वैल्यू में हम लोग ने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, एक था विलिंग, एक था एबल और एक था इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है वैसा वैल्यू जिसपे एक सेलर, एक विलिंग इन्फॉर्म्ड एबल सेलर, एक विलिंग इन्फॉर्म्ड एबल बायर के साथ एक एसेट को ट्रेड करता है, ठीक है। तो द बायर एंड सेलर शुड बी विलिंग, एबल एंड इन्फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसके अंदर। वैसे हम लोग को वर्ड्स रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम वर्ड्स कॉन्सेप्ट में टेस्ट नहीं होगा, लेकिन याद रखा हुआ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है। ओके, सो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग जो था, हम लोग उसको बेसिकली टैक्सेशन में, प्राइवेट बिजनेस वैल्यूएशन में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टर्म्स में यूज़ करते थे। तो उस पर अपने बोलते थे कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की तरफ भी अभी जो IFRS है, दैट अलाउज हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। सो बेसिकली अपने ये भी बोले थे कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग से अपने इकोनॉमिक रियलिटी दिखा सकते हैं एक फर्म का। ओके, सो ये सारे वैल्यूज के बारे में अपने पढ़े थे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाज अ वैल्यू टू अ पर्टिकुलर बायर, ठीक है। सो वो बेसिकली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाले एरिया में काम आता है। फिर अपने LOS-D के अंदर चले गए। तो LOS-D के अंदर क्या था कि वैल्यूएशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, तो देयर आर मेनी पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन। तो बेसिकली अपने पढ़े थे कि क्या क्या पर्पसेस होता है, तो उस पर अपने को पॉइंट्स दे दिया था। बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन था, और फिर उसके बाद ग्रोथ को रिवर्स इंजीनियर करके निकालना, ठीक है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना,
और अपने एस्टिमेट के साथ मार्केट के एस्टिमेट को कंपेयर करना, उसके बाद कॉर्पोरेट इवेंट्स को एनालाइज करना, उसके बाद आपका फेयरनेस ओपिनियन देना कि भाई माइनॉरिटी के साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं, माइनॉरिटी को फेयर प्राइस दिया गया है कि नहीं किसी मर्जर या फिर एक्विजिशन के इवेंट में। उसके बाद बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करना। फिर अपने ये भी बोले थे कि जो एनालिस्ट है वो वैल्यूएशन की भाषा में ही कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद प्राइवेट बिजनेस का वैल्यूएशन करना, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन। फिर अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी पढ़े थे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तीनों स्टेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फीडबैक में तीनों ही स्टेज में वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे प्लानिंग स्टेज में स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, हम लोग का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स कैसा होना चाहिए, वो वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है बहुत हद तक। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करें, वो भी वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद फीडबैक स्टेज में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हम लोग परफॉर्मेंस कैसा किए, वी हैव टू इवैल्यूएट आवर परफॉर्मेंस। सो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग ने जो फोरकास्ट किया था जो एक्चुअल रिजल्ट्स हुए उन दोनों को कंपेयर करके हम लोग डिविएशंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो तीनों ही स्टेज में वैल्यूएशंस का काम बहुत जोर का पड़ता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है। सो नाउ लेट्स मूव इनटू LOSE। तो LOSE क्या बोल रहा है? LOSE बोलता है डिस्क्राइब क्वेश्चंस that should be addressed in conducting an industry and competitive analysis। तो describe questions, तो वो बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं कि इस किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आप जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है। सबसे पहले तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, ठीक है, और वो जो कंपनी है वो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर कुछ नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं उसके मदद से, क्योंकि ये थोड़ा सा लार्ज LOS है और उसको हम लोग को थोड़े से कॉम्प्रीहेंसिव वे में कवर करना है, तो हम लोग उसको वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, देखिए, तो ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। तो बेसिकली वैल्यूएशन होता कैसे है, ठीक है, हम लोग वैल्यूएशन का अभी तक बात किए, तो ये होता कैसे है, इसको करते कैसे है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, एकदम ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ नोट्स में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बोला अंडरस्टैंड द बिजनेस। अंडरस्टैंड द बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, आप उसके बिजनेस को समझिए, वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो धंधा कैसे करता है, उनके कस्टमर्स कौन है, उनके सप्लायर्स कौन है, उनके की पार्टनर्स कौन है, उनका रेवेन्यूज क्या है, उनका कॉस्ट कितना लगता है, उनका कॉस्ट कहाँ कहाँ लगता है, और उनका एक्टिविटीज़ क्या है, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है। तो पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को आपको इवैल्यूएट करना रहता है, क्योंकि जितना सस्टेनेबल एक कंपनी का बिजनेस मॉडल होगा, आगे जाके वो उतना ही सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी आपको लॉन्ग रन में देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बिजनेस को समझिए। दूसरा है फोरकास्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग के पास कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स है, हम लोग के पास मैनेजमेंट का एक्सेस है, हम लोग के पास एज एन एनालिस्ट हम लोग के पास सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो कंपनी ने, हम लोग हर कंपनी को एक स्केप्टिकल नज़र से देखते हैं कि भाई इस कंपनी ने कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गफला किया ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत किया होगा जिसको हम लोग को ठीक करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्प्रेडशीट्स यूज़ करके, फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को फिर से बनाते हैं, ठीक है ना, एक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग सारे एरर्स को करेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपने अनुसार सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, और फिर एक प्रॉफिट के फिगर में, बैलेंस शीट के एसेट्स के फिगर में, कैश फ्लोज के फिगर में वापस से आते हैं, ठीक है ना। तो अपने फोरकास्ट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और इस स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यही स्टेप डिटरमाइन करेगा कि वो जो आप वैल्यूएशन मॉडल चुनने वाले हो ना, उसमें आप कौन कौन से इनपुट्स डालेंगे और इनपुट्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना, क्या क्या नंबर्स आप उसमें डालेंगे। ओके, नंबर 3 है सिलेक्ट अ सूटेबल मॉडल। तो सिलेक्ट अ सूटेबल मॉडल का मतलब क्या हुआ, सूटेबल मॉडल का मतलब हुआ कि कौन सा मॉडल से आप वैल्यूएशन करने वाले हैं। इट मे बी अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, इट मे बी अ फ्री कैश फ्लो मॉडल, इट मे बी अ रेसिडुअल इनकम मॉडल, इट मे बी अ रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। तो कौन सा मॉडल है जिससे आप वैल्यूएशन करने वाले हैं इक्विटी का। ओके, नेक्स्ट 4, feed the inputs of the model that you have got in the step 2 and then come out with a figure, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो इनपुट्स आपने निकाला था, जो नंबर्स आपने निकाला था, उसको आप इस मॉडल में फीड कीजिए और फिर आपको एक वैल्यूएशन का फिगर मिलेगा, सपोज $200 और $300 और जो भी, ठीक है ना। और फिर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको सब चीज़ को एक पूरा रिपोर्ट बनाकर कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म इन विच यू आर वर्किंग और व्हाटएवर, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले बिजनेस को समझो, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करो, उसके बाद एक सूटेबल मॉडल को डिसाइड करो, ठीक है, और उसके बाद वो इनपुट्स को फीड करो, इनपुट्स को फीड करके वैल्यूएशन का आंसर निकालो, ठीक है, फिर उसको कंपेयर करो कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, और अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करो। तो ये बेसिकली बहुत ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बच्चा वाला अंडरस्टैंडिंग है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और वैल्यूएशन इज मच मच डीपर देन दिस, ठीक है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस वाइज ही हम लोग को कितना कुछ करना पड़ता है, वैल्यूएशन मॉडल को कैसे चुनते हैं,
किस जगह पर कौन सा वैल्यूएशन मॉडल ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है, उन सब चीज़ों को भी समझना वैल्यूएशन का एक बहुत ही डीपर पार्ट है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो LOSE है ना, वो इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, ठीक है, और कुछ हद तक फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर भी बेस्ड है, लेकिन मेनली हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, हाउ टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, ठीक है, उसके ऊपर ये LOSE बेस्ड है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि LOSE जितना भी बड़ा हो और उसको प्रिपेयर करने में अगर कोई डिफिकल्टी आपको आ भी रही है तो उसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग का इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस बोल के लेवल 1 में एक चैप्टर था, जो इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस बोल के लेवल 2 में भी एक चैप्टर है, जिसपे हम लोग को ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस शीट के एक एक आइटम को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है ना। सो वी विल बी टॉट इन दैट चैप्टर। मैं उस चैप्टर को भी कवर करूंगा कि जिसमें अपने सारे आइटम्स को एक एक करके फोरकास्ट करना सीखेंगे कि कैसे रेवेन्यू का फोरकास्टिंग होता है, कैसे सेल्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का फोरकास्टिंग होता है, कैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का फोरकास्टिंग होता है। तो वो एग्जांपल्स के साथ अपने जब देखेंगे तो अपने को एकदम ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने का एक काम करते हैं, LOSE के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो मैंने एक वार्म अप यहाँ पर किया है। वो वार्म अप पे मैंने क्या लिखा है, P0 = D1/RE-G। तो अगर आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपके अंदर रटा हुआ होगा, आपके मन में बस चुका होगा कि P0 = D1/RE-G। तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कुछ भी समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो P0 = D1/RE-G अपने को पता है, ठीक है। अब इस D1 को मैंने क्या किया, लिख दिया E1 × 1 - B / RE-G। अब यहाँ समझिए B का मतलब क्या होता है। तो B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि जितना कंपनी ने कमाया है उसका कितना परसेंटेज रिटेन किया है। तो 1 - B का मतलब क्या होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो मैं अगर 1 ईयर का डिविडेंड फोरकास्ट कर रहा हूँ, सो दैट इज द अर्निंग्स ऑफ दैट ईयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो मैं इस चीज को D1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, / RE-G। अब देखिए, तो अब ये वाला स्टेप को एक बार स्किप कीजिए, मैंने इसी फॉर्मूला को 2 बार लिख दिया बाय मिस्टेक, ये वाला स्टेप को स्किप कर दीजिए, ओके। नाउ मैंने यहाँ तक था मैं। अब देखिए, P0 = B0 × ROE × 1 - B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि E1 का मतलब क्या होता है, अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अर्निंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली दैट इज B0, दैट इज द बुक वैल्यू। सपोज मैं 1920 का अर्निंग्स फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज द बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019 × ROE ड्यूरिंग द ईयर 1920। तो कैसे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अब पहले ROE का मतलब समझते हैं। तो ROE ऐसे आप सब जानते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि इक्विटी के पैसे पे कितना रिटर्न कमाया। सपोज 12%, 13%, वॉटएवर, ठीक है, इक्विटी के पैसे पे कितना रिटर्न कमाया। तो उसको अगर अपने ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगा देंगे। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, बेसिकली नेट वर्थ ऑफ द फर्म, ठीक है ना, कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो उसके ऊपर आप ROE का परसेंटेज लगा देंगे, तब भी तो आपका अर्निंग्स आ जाएगा, ठीक है, इनटू 1 - B / RE-G। अब आप क्या कीजिए, B0 को नीचे ले जाइए, तो क्या बच जाएगा, ROE × 1 - B / RE-G। तो अब आप देखेंगे ये तो RE हो गया, ROE × 1 = ROE, और ROE × B कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, राइट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला जब अपने लेवल 1 में पढ़ते थे तो वो क्या होता है, दैट इज रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई कितना पैसा रिटेन किया और उस रिटेन्ड फंड्स पे कितना पैसा कमाया, उस पे आपका ग्रोथ रेट डिपेंडेंट रहता है। तो ये रिलेशन आता है। सो दिस इज P/B, दिस इज नथिंग बट द ट्रेलिंग प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है ना। ट्रेलिंग प्राइस टू बुक रेशियो आप देख सकते हैं, P/B रेशियो इज इक्वल टू ROE - G / RE-G। अब ये जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको, ये फॉर्मूला बार बार इक्विटी के L2 करिकुलम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट इस फॉर्मूला को रिपीट किया गया है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है अगर आपको अभी ये फॉर्मूला नहीं भी समझ में आ रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बार बार रिपीट भी हुए आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो इज इक्वल टू ROE - G / RE-G। अब बेसिकली प्राइस टू बुक रेशियो दिखाता क्या है और प्राइस टू बुक रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करें। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट करने का जरूरत है, एक है बुक वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है द अमाउंट दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है, द अमाउंट दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स द कंपनी। और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में वैल्यू चल रहा है अभी कंपनी का, उसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ने उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया, हाउ डिड द मैनेजमेंट यूटिलाइज द मनी विच वाज गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो उसको अपने बोलते हैं मार्केट वैल्यू।
तो अगर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, इसका मतलब मैनेजमेंट वेल्थ क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, इसका मतलब मैनेजमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है वेल्थ को, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर पीबी रेशियो ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स वेल्थ क्रिएशन, और पीबी रेशियो लेस देन 1 दैट मीन्स वेल्थ डिस्ट्रक्शन। ये पीबी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने रेसिडुअल इनकम वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसी को यहीं तक ही रखना ज़रूरी है, यहीं तक रखना ठीक रहेगा, क्योंकि रेसिडुअल इनकम में इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आता है, ठीक है। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखिए, सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीवी रेशियो। तो अभी जो पीवी रेशियो का आपने फॉर्मूला पढ़े ROE माइनस जी डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, तो पीवी रेशियो का डिटर्मिनेंट्स वहां से क्या पता चला, दो डिटर्मिनेंट्स है, एक तो स्प्रेड बिटवीन ROE एंड RE। तो ROE का मतलब क्या हुआ, जितना पैसा मैंने इक्विटी के ऊपर कमाया, और RE का मतलब क्या है, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न चाहिए था। तो सपोज उनको चाहिए था 10% रिटर्न और मैंने कमा के दिया 20%, तो मैंने एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है। तो स्प्रेड बिटवीन ROE एंड RE एंड ग्रोथ रेट, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को लेके ही आगे का डिस्कशन किया गया है कि अगर ये ROE एंड RE का स्प्रेड मेरे को अच्छा से वाइडन करना है, ठीक है, आई वांट माय ROE टू बी मच ग्रेटर देन माय RE, देन व्हाट शुड आई डू, what should be my strategy, ठीक है ना, how to choose my industry, in which industry to operate, how should I choose my competitive strategy, उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो देखिए this depends on two strategies, one is the competitive strategy and second is the participation strategy। तो दो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंडेंट है, एक है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, एक है पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रैटेजी फर्म लगाता है, एक पर्टिकुलर कंपनी जो स्ट्रैटेजी लगा रहा है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। और पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री चूज करते वक्त वो कंपनी लगाता है कि इन विच इंडस्ट्री शुड इट ऑपरेट। सो बेसिकली पार्टिसिपेशन जो है वो इंडस्ट्री का बारे में बात कर रहा है और कॉम्पिटिटिव उस पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब दोनों को डिटेल में देखते हैं। ये देखिए पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी, इन विच इंडस्ट्री शुड द फर्म पार्टिसिपेट। तो बेसिकली कोई भी अगर फर्म होगा उसको कौन से इंडस्ट्री में ज़्यादा पार्टिसिपेशन रखना चाहिए, कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहिए जो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेजेस बहुत हाई हो, सस्टेनेबल हो और जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज हो, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर पोर्टस 5 फोर्स मॉडल को पढ़ाया गया है कि एक इंडस्ट्री को एनालाइज कैसे करते हैं, एक इंडस्ट्री में कैसे देखते हैं कि वो एक अच्छा इंडस्ट्री है कि नहीं, तो उसमें उस इंडस्ट्री के ऊपर आप पोर्टस 5 फोर्स मॉडल लगा दीजिए। तो पोर्टस 5 फोर्स मॉडल आई थिंक हम सबको ही पता होगा क्योंकि ये चीज़ लेवल 1 में भी था, ठीक है। तो एक बार उसको जस्ट रिकैप कर लेते हैं। तो पोर्टस 5 फोर्स मॉडल में सबसे पहला है थ्रेट ऑफ एंट्री। तो थ्रेट ऑफ एंट्री शुड बी लोअर, इट इज़ लोअर द बेटर, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही वो जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा फ्रैगमेंटेड नहीं बनेगा और अनहेल्दी कंपटीशन भी नहीं होगा, प्लस जो फर्म्स अंदर रहेंगे वो हाई प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। नेक्स्ट थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स इज ऑल्सो लोअर द बेटर, क्योंकि जितना कम सब्सटीट्यूट्स होगा उतना ही कस्टमर का जो स्विचिंग कॉस्ट होगा वो हायर होगा और जो फर्म्स है वो उन्हीं से चिपका रहेगा, और जो फर्म्स है उस इंडस्ट्री में अगर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स इज लोअर दे विल अर्न अ हायर प्रॉफिट, ठीक है, दे विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, नेक्स्ट इंट्रा इंडस्ट्री राइवलरी। तो इंट्रा इंडस्ट्री राइवलरी का मतलब क्या हुआ कि जो फर्म्स है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बीच में, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्राइस वॉर चलता रहेगा, एक काटेगा प्राइस, उसके ऊपर दूसरा काटेगा, उसके ऊपर तीसरा काटेगा, तो ऐसे पूरा एक वॉर में एंगेज हो जाएंगे और वो एक अनहेल्दी होता है पूरे इकोनॉमी के लिए और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी, जैसे अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी बैठकर रो रहा है, ठीक है। उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो बेसिकली अपने ये चाहते हैं कि अपना सप्लायर्स कॉन्सेंट्रेटेड रहे, कि अपने ये चाहते हैं कि अपना सप्लायर्स बहुत सारा रहे और डिस्पर्स रहे। अपने चाहते हैं कि अपना सप्लायर्स बहुत ज़्यादा रहे और प्लस डिस्पर्स रहे। क्यों चाहते हैं अपने, क्योंकि अगर सप्लायर्स कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो वो प्राइसेस बढ़ाने की बात करेगा, ठीक है, और हम लोग को उसका बात मानना पड़ेगा। अब सपोज सोचिए कि आपका एक कंपनी है, आप जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए वो कुछ सप्लायर्स ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस समय आपका नहीं चलेगा, उस समय उनका चलेगा। लेकिन अगर सप्लायर बहुत सारे हैं, डिस्पर्स्ड है, तो आप अपना चला सकते हैं, वो लोग नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वैसे ही है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, दैट इज ऑल्सो, अगर आई वॉन्ट द कस्टमर्स टू बी मैनी, ठीक है, द कस्टमर्स शुड बी मैनी एंड दे शुड बी डिस्पर्स्ड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर होता है, बहुत सारे कस्टमर्स है, डिस्पर्स्ड है, तो वो लोग ना नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा एक छोटा सा निश मार्केट है,
तो वहाँ पर तो कस्टमर्स नेगोशिएट कर सकते हैं, वो शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन जब एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है तब उसमें कस्टमर्स जो है वो नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं प्राइसेस को कम करने के लिए, ठीक है। ओके, सो ये आपका पोर्टस 5 फोर्सेस मॉडल हुआ। तो उसमें एक कंक्लूजन मेरा यहाँ पर क्या निकल के आया कि ऑल द फोर्सेस शुड बी लोअर द बेटर, ठीक है। जितना लोअर होगा उतना बेटर होगा, जितना लोअर होगा वो उस इंडस्ट्री के लिए, उस इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छी से झलकाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में क्या है, 3 टाइप के स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की है, ठीक है। तो 3 टाइप का जेनेरिक स्ट्रैटेजीज क्या है, एक है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि जैसे एप्पल, ठीक है, आप किसी इनोवेटिव कंपनी को सोच सकते हैं, तो एप्पल जैसा कंपनी है, वो क्या करता है, इनोवेशन पे खर्चा करता है, वो अपने फीचर्स को, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को, अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को ठीक करने में लगा हुआ रहता है, वो R&D के ऊपर बहुत खर्चा करता है, जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली मार्केट में हायर प्राइस कमांड करता है, जिसके वजह से उसका मार्जिन भी हाई रहता है, लेकिन साथ साथ में उसका R&D कॉस्ट भी हाई रहता है। लेकिन जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है उसमें क्या होता है, उसमें हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो मास प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी फैक्ट्री में बढ़ाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग का पर यूनिट का कॉस्ट जो होता है वो लोअर हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग का मार्जिन हायर हो जाता है और अपना उतना R&D कॉस्ट भी नहीं लगता है, ठीक है। और अपना एवरेज सेल्स पर एम्प्लॉय जो होता है ना वो भी हायर होता है, ठीक है। तो 2 टाइप का स्ट्रैटेजी हो गया। तो वो तो फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने से, फर्म का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने से अपने को पता चल सकता है कि ये कौन सा जेनेरिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। फिर फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि सपोज एक कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, तो एक कॉन्ग्लोमरेट है सपोज ITC, तो ITC का अलग अलग डिविजन्स है, तो उन डिविजन्स में एक डिवीजन में सपोज वो डिफरेंशिएशन लगाया है, एक डिवीजन में सपोज कॉस्ट लीडरशिप लगाया है, दूसरे डिवीजन में सपोज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगाया है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ अपने अलग अलग सेगमेंट्स में स्ट्रैटेजीज को फोकस करके रखा है। सो दैट इज कॉल्ड फोकस स्ट्रैटेजी, ठीक है। दैट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर अ कॉन्ग्लोमरेट। ओके, सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेरिक स्ट्रैटेजीज बाय पोर्टर, और ये हम लोग को बहुत अच्छी से आता है क्योंकि ये सब अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, और जो लोग मैनेजमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, और जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई के अंदर है, तो उन सबको तो ये बाय हार्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट इज द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, दैट इज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड द पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी। तो अब इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ अब अपने LOS पर आते हैं, क्योंकि LOS में इतना डिटेल डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, वहां पर सिर्फ नाम लिखकर छोड़ दिया है। LOS का मेन पर्पस क्या था, हम लोग को क्वेश्चंस के बारे में पूछना है। तो पहला क्वेश्चन LOS में कौन सा पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ अट्रैक्टिव आर द इंडस्ट्रीज इन विच द फर्म्स ऑपरेट। सो हाउ अट्रैक्टिव आर द इंडस्ट्रीज, मतलब कि उन इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो हम उस इंडस्ट्री के ऊपर पोर्टस 5 फोर्स मॉडल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हुआ, पोर्टस 5 फोर्स मॉडल, ठीक है। फिर व्हाट इज द कंपनीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। तो आप कंपनी का सबसे पहले तो मार्केट शेयर चेक कीजिए कि मार्केट शेयर कैसा रहा है, इट शुड बी हाई एंड इट शुड बी राइजिंग, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इज सेड। एंड पार्ट 2 आप उसका जेनेरिक स्ट्रैटेजीज चेक कीजिए कि वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगा रहा है कि कॉस्ट लीडरशिप लगा रहा है कि फोकस लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हाउ वेल हैज द कंपनी एग्जीक्यूटेड द स्ट्रैटेजीज। अरे स्ट्रैटेजीज लगा तो लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कितनी अच्छी से किया वो भी तो देखना होगा। तो उसको देखने के लिए अपने कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, अपने कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ओवर द ईयर्स ये स्ट्रैटेजी लगाकर कंपनी ने क्या उसका मार्जिन बढ़ा, क्या उसका R&D एक्सपेंडिचर में चेंज आया, क्या उसका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट घटा। तो ये सब अपने इंक्वायर करेंगे, हम उसका पास्ट परफॉर्मेंसेस चेक करेंगे, हम टाइम सीरीज एनालिसिस कैरी आउट करेंगे, हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस कैरी आउट करेंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा। इसमें अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू नॉट इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक मैनेजमेंट्स एक्यूमेन, लीगल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल। तो आपको कभी भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स को मतलब कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। द क्वालिटेटिव फैक्टर्स, द ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, दैट ऑल्सो मैटर कि भाई कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पॉलिसीज क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, उनका टैलेंट क्या है, क्या वो कभी पहले लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट का कोई भी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कंपनी में ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। तभी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ESG के ऊपर बहुत बड़ा एक चैप्टर भी है हम लोग का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जिसको मैंने कवर भी कर दिया है। ओके, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग के L2 करिकुलम में हर जगह रिपीट होता है, और वो है स्टेशनैरिटी के बारे में कि डू नॉट एक्सट्रैपोलेट द पास्ट इनटू द फ्यूचर। जो पास्ट में हुआ है जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी होगा। तो बेसिकली वी शुड अलाउ फॉर द मीन रिवर्जन टेंडेंसी कि अगर
कंपनी का जो ROE है, दैट एवरेज ROE सपोज 8%, तो कभी कभी वो 8% से ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी वो 8% से नीचे भी जा सकता है। तो वो फोरकास्टिंग आपको करना पड़ेगा कि अगर ऊपर है तो गिर के नीचे आने वाला है, अगर नीचे है तो बढ़ के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो दैट इज द मीन रिवर्जन प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग हर बार पढ़ते रहते हैं, हर चैप्टर में, करीब करीब हर चैप्टर में ये रिपीट होता है, ठीक है। ओके, नाउ हैव यू एनालाइज द फर्म्स ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब सबसे अच्छी तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अपना टॉपिक है उस पे इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर में इस सवाल का जवाब सबसे अच्छी से दिया हुआ है। उस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि दो चीज में बांट दिया उस चैप्टर को, एक है रिपोर्ट क्वालिटी, एक है रिजल्ट्स क्वालिटी। तो अगर एक कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी का रिपोर्टिंग क्वालिटी गंदा है, तो इसका मतलब हम लोग को आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट्स क्वालिटी गंदा ही होने वाला है। अब आप सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि आपने एक एग्जाम लिखा, उस एग्जाम में आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी, ठीक है। आपने एग्जाम में आंसर सही से लिखे होंगे, हो सकता है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ही इतनी खराब थी कि टीचर समझ ही नहीं पाया कि आपने क्या लिखा। तो उस समय वो तो हैंडराइटिंग देख के ही छोड़ देगा आपके पेपर को, उसको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसा ही एक अकाउंटिंग में भी चक्कर है कि अगर आप रिपोर्ट ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक नहीं कर रहे, आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है, तो उसके बाद आगे आदमी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसी से पता चल जाता है कि आपका जो रिजल्ट्स है वो घटिया ही होने वाला है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर व्हाट आर द इश्यूज, कंपनी कहाँ कहाँ पर खेल सकता है, कंपनी कौन कौन से एरियाज में, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में कहाँ कहाँ पर खेल सकता है। हालांकि कैश फ्लो में खेलना तो बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैश फ्लो तो कैश है ना, कैश आया गया मतलब वो फैक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ खेला नहीं कर सकता है, वो कैश है, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के साथ खेल सकता है क्योंकि अक्रूवल बेसिस है ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ मैंने चीज़ लिखा है जो कि इन डिटेल आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से कदापि डिस्टर्ब ना होइए, ठीक है ना, और इन सब चीज़ों को बहुत ही लाइटली लीजिए, क्योंकि ये एक चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है आगे, ठीक है। तो देखिए, अग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो एक है बिल एंड होल्ड सेल्स पॉलिसी, एक है चैनल स्टफिंग। तो एग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी अग्रेसिवली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर लेवल 1 में तो हम लोग का बहुत बड़ा खेल था ही, बहुत सारा नोट्स था, बहुत सारा चीज़ हम लोग को रटना भी पड़ता था, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, स्टैंडर्ड्स भी था उसमें, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर सकता है, तो अब किसी कंपनी का पॉलिसी है कि हम बिल के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब कि हमने बिल बना दिया, मतलब अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब तो वो क्या करेगा, माल तो वो बेचेगा नहीं, माल अपने पास ही रख लेगा, लेकिन कस्टमर के नाम पे बिल बना देगा, और बिल बना के क्या करेगा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसका क्या है, रेवेन्यूज ऊपर गया, प्रॉफिट्स ऊपर गया, शेयर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है चैनल स्टफिंग। चैनल स्टफिंग का मतलब क्या होता है, अपने कस्टमर्स को एडवांस में माल भेज दिया, ठीक है, कस्टमर्स के पास माल डंप कर दिया बेसिकली, ठीक है, उनको दिया नहीं, दे दिया, बोला कि हम वापस ले लेंगे आपसे, ठीक है, तो माल डंप कर दिया, और ऐसा चीज पॉलिसी बना दिया कि हम लोग का रेवेन्यू रिकॉग्निशन है कि हम लोग जब माल को डिलीवर कर देते हैं तब अपने रेवेन्यू मानते हैं। तो सारा माल तो आपने डंप कर दिया अपने कस्टमर्स के पास, और अब आप रेवेन्यू ने बुक कर लिया आपने, तो अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया, उससे आपका प्रॉफिट्स इन्फ्लेट हुआ, शेयर प्राइस ऊपर गया, ठीक है ना। ओके, तो ये सब होता है अग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज। फिर है अग्रेसिव कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो बेसिकली क्या है कि आप अगर एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा रेट से कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रेट से कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है जिसमें आपको ये और अच्छी से दिखाया गया है, मैं वो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ एक बार। पेज नंबर 35 में वो एग्जाम्पल है, ये देखिए। Livent Incorporation was a publicly traded theatrical production company that staged a number of smash hits such as Tony Award-winning production of Showboat and Fawcett. Livent capitalized pre-production cost, including expenses for pre-opening advertising, publicity and promotion, set construction props, costumes, and salaries and fees paid to the cast, crew and musicians during the rehearsals. तो बेसिकली उसने क्या किया, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया, वो इनकम स्टेटमेंट में उसको लेके ही नहीं गया, सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके डाल दिया, ठीक है, और फिर उसको एमोटाइज करने लग गया, जैसे अपने डेप्रिसिएशन का करते हैं। जैसे कोई भी एसेट अपने खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट करके उस एसेट को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वैसे ही यहाँ पर भी किया है, ये सब एक्सपेंसेस है लेकिन उसने जानबूझकर उसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है ना। देखिए, द कंपनी देन एमोटाइज दिस कैपिटलाइज कॉस्ट ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द थियोरेटिकल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ लिवेंट्स
अकाउंटिंग फॉर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन इट्स रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर, तो अर्निंग्स पर शेयर तो बढ़ेगा ही ना, तो कौन सा एक्सपेंस वो यहाँ छोड़ दे रहा है, हर एक्सपेंस को तो उसने बैलेंस शीट पे ले गया, तो इनकम स्टेटमेंट पे तो कुछ चीज ने हिट लिया ही नहीं, तो उसका अर्निंग्स पर शेयर इज बाउंड टू इंक्रीज, ठीक है ना। फिर स्टेट द इफेक्ट ऑफ लिवेंट्स अकाउंटिंग फॉर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन इट्स बैलेंस शीट, तो बेसिकली बैलेंस शीट एसेट हैवी हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस शीट एसेट हैवी हो जाएगा क्योंकि सारा चीज को उसने एसेट्स में डाल दिया। फिर if an analyst calculated EBITDA by interest expense and debt to EBITDA based on Livent's accounting for pre-production cost without adjustment, how might the analyst be misled in assessing Livent's financial strength? तो he will obviously be misled, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर EBITDA by interest expense, तो EBITDA, ठीक है ना, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चा तो कुछ दिखाया नहीं, सब चीज बैलेंस शीट में ले गया, ठीक है, तो यहाँ पर EBITDA इंक्रीज होगा जिससे कि ये रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और डेट बाय EBITDA रेशियो गिर जाएगा जिससे कि तुमको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक मिसलेड रिस्पॉन्स मिलेगा। तुम अगर तुम वो एमोटाइजेशन के बेसिस पे ही अगर सारा काम कर लेता है, सो यू विल गेट अ रॉन्ग आइडिया ऑफ दिस कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं एक बार। लिवेंट्स अकाउंटिंग फॉर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट इमीडिएटली इंक्रीज रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर बिकॉज इट deferred expenses. Instead of immediately expensing cost, Livent reported the amount on its balance sheet as an asset. The warning signal, the deferral of expenses can indicate aggressive accounting. Pre-production cost should have been expensed immediately because of the tremendous uncertainty about the revenues from the theoretical production. तो ये सब तो भाई एक्सपेंसेस है, तुम इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकता है और फिर वापस से एमोटाइज कैसे कर सकता है, तुम धीरे धीरे करके क्यों ला रहा है इनकम स्टेटमेंट में, एक ही बार में लेके जाओ ना जो इस साल का तुम्हारा खर्चा हुआ है, ठीक है। Okay, there was no assurance that there would be revenues against which expenses could be matched. Solution to 3. Livent did not deduct pre-production costs from its earnings as expenses. If the amortization of capitalized pre-production cost were then added back to the earnings, the EBITDA by interest and debt to EBITDA ratios would not reflect in any way cash outflows associated with the items, such as paying pre-opening salaries, but cash outflows would reduce funds available to meet the debt obligations. तो basically ये जो बोलना चाह रहा है कि basically इसका जवाब यही होगा कि कोई भी एनालिस्ट अगर सोच समझ के इसका वैल्यूएशन नहीं करता है तो ही विल बी मिसलेड, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे चीज़ों को इन्फ्लेट करके ही दिखा रहा है। तो इसका एबिडा बाय इंटरेस्ट रेशियो इन्फ्लेटेड है, इसका डेट टू एबिडा बाय रेशियो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है लेकिन होना चाहिए था ऊपर, ठीक है, तो वो सारा चीज़ को मतलब एक रॉन्ग तरीके से दिखा रहा है जिससे एनालिस्ट को इस कंपनी के बारे में स्केप्टिकल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने यहाँ पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। फिर ट्रीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक और गफला करता है, ठीक है। टेकिंग लार्ज एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ सैल्वेज वैल्यू इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि भाई अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ को मैंने बढ़ा दिया तो उसमें मेरा डेप्रिसिएशन गिरा, सैल्वेज वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया तो मेरा डेप्रिसिएशन गिर गया, ठीक है ना। तो वो भी एक खेला कर सकता है कंपनी। नॉट डूइंग इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल जो है दैट इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, हम सभी जानते हैं। इसके बारे में जो एफआर क्वालिटी वाला चैप्टर है उसमें भी बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है ना वो गुडविल का इम्पेयरमेंट करता ही नहीं है, ठीक है। वो मैनेजमेंट जो है वो गुडविल का इम्पेयरमेंट करता ही नहीं है, मैनेजमेंट जो है वो गुडविल का इम्पेयरमेंट करता ही नहीं है, ठीक है। ओके, अग्रेसिव पेंशन अजम्पशंस अबाउट द डिस्काउंट रेट कॉम्पनसेशन ग्रोथ रेट, तो बेसिकली होता क्या है कि कॉम्पनसेशन ग्रोथ रेट जो है और जो डिस्काउंट रेट है उसके बारे में अग्रेसिव अजम्पशंस देता है। तो बेसिकली हम लोग का एफआर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पेंशन नाम का एक चैप्टर भी है, ठीक है ना, हम लोग का पेंशन का एक चैप्टर भी है। तो उस पेंशन के चैप्टर में अपने ये पढ़ेंगे कि कैसे डिस्काउंट रेट, कैसे ये जो क्या बोलते हैं कॉम्पनसेशन ग्रोथ रेट काम में आता है। तो बेसिकली वहाँ पर जब अपने पढ़ेंगे ना तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को उतना देखने का जरूरत नहीं है। और फिर लार्ज स्केल ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग बोला है, तो लार्ज स्केल ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो हालांकि हर लीज को फाइनेंस लीज बताने के लिए ही बोला गया है, ठीक है ना। अभी नया रूल्स जो अकाउंटिंग रूल्स निकल गया है उसमें एवरी लीज इज कैटेगराइज्ड एज अ फाइनेंस लीज ओनली। तो फाइनेंस लीज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने एक्चुअली एसेट को लोन लेके परचेज किया है लेकिन उसको आपने लीज पे दिखा दिया, रेंट पे दिखा दिया, उसको आपने ऑपरेटिंग लीज दिखा दिया। तो मतलब आपने ना तो एसेट को आने दिया ना तो लायबिलिटी को आने दिया, आपने सब चीज को ले गया इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो यू आर नॉट शोइंग अ ट्रू पिक्चर, दैट इज वाई। और उसके लीजिंग के ऊपर हम लोग का लेवल 1 में एक पूरा का पूरा चैप्टर भी था जहां हम लोग पढ़ते थे लेजर के बारे में, लेजी के अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट द कंपनी कैन आल्सो डू इन मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो गाइज LOS-E को मैंने एकदम अच्छे से कवर कर दिया है, जो उस पर एग्जाम्पल बन रहा था मैंने उस एग्जाम्पल को भी दिखा दिया है। तो एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। So in the next video we'll complete the remaining 3 LOSs and then we'll complete the chapter and then also we will solve some questions on this chapter. So I hope guys you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके दोस्त जो है, कोई भी जो
इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।